आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। 5 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर राय उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके देश में आंतरिक आपातकाल लागू करने का सुझाव दिया था। अपोजिशन आक्रामक हो गया। जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के लोगों पे कुछ ज्यादा भरोसा हो गया था। किसी विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का जोखिम मोल लिया। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे उसमें। जनता पार्टी सरकार आ गई 77 में। उस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि अब इस देश में आपातकाल नहीं लागू हो सकता है, दोबारा आपातकाल नहीं लागू हो सकता है। जनता पार्टी की सरकार जो इमरजेंसी के गर्भ से निकली थी, उस सरकार ने पहला अलोकतांत्रिक कार्य क्या किया? उस सरकार ने 9 राज्यों की कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। अपोजिशन भी उतना ही नाकारा, नपुंसक और नालायक है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर मोदी जी की सत्ता बनी हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण विपक्ष भी है। मोदी जी ने कहा ना कि साहब वो जब 75 साल पूरा हुआ भारतीय आजादी का, हालांकि इस बहाने वो मान लेते हैं कि 1947 में आजादी मिली। उनकी जो शिष्या हैं कंगना रनौत तो कहती हैं कि 2014 में ही देश को आजादी मिली है। उस अमृत काल में जिसमें हम खुल करके कुछ बोल नहीं सकते हैं, उस अमृत काल में जो हम अपने मन की पोशाक नहीं पहन सकते हैं, उस अमृत काल में जो अपने मन का हम खा नहीं सकते हैं, उस अमृत काल में जो हम अपने पसंद की चीजों को देख नहीं सकते हैं, हम किसी से प्यार मोहब्बत अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, वो भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करें। मन मीडिया को सवाल करना चाहिए। सवाल किससे करना चाहिए? मुख्यमंत्री से करना चाहिए, प्रधानमंत्री से करना चाहिए, कंसर्न मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से करना चाहिए। लेकिन हमारा मीडिया सवाल करता है अपोजिशन के लोगों और राहुल गांधी से सवाल करेगा। अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर लिया है लोग। तो जनता के बीच जनता समझ चुकी है कि जो सच है वो ये नहीं बता रहे हैं। देश में इमरजेंसी को लगे लगभग 50 साल पूरे हो गए। 50 साल का वक्त लंबा होता है, लेकिन आज भी हम सबकी स्मृतियों में आपातकाल है, इमरजेंसी है। और आज भी जब कभी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि देश में एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। हम सबके बीच एक बड़ा चेहरा श्री जयशंकर गुप्त जी मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार है, देश के कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी एक पहचान और भी है। जयशंकर जी वो व्यक्ति है जो अपने पिता के साथ आपातकाल के दौरान जेल की सजा काट चुके हैं। वैसे तो मेरे पिता भी जेल में थे, तो जिन्होंने आपातकाल की पीड़ा को झेला है वही उसके दर्द को सही शब्दों में बयां कर सकते हैं। आज के दौर में तमाम लोग न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि अन्य अलग अलग संस्थाओं से सतहों पर लोग आपातकाल के समर्थन में दिखाई देने लगते हैं। तो वो सवाल जरूरी है कि आपातकाल क्या जरूरी था जिस दौर में जो लागू किया गया। आपका स्वागत है जयशंकर जी। धन्यवाद आवेश। क्या आपको लगता है कि क्या वह परिस्थितियां थी 1975 की कि आपातकाल लागू किया जाना जरूरी था? देखिए, आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। एक तो 2 तरह की चीजें अभी तक हैं बाजार में। एक तो ये कि 12 जून को राजनारायण जी का जो मुकदमे का फैसला हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला दिया उसमें इंदिरा गांधी जी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था और 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। तो एक तो कारण ये माना जाता था कि ये कारण है। दूसरा ये कि रामलीला मैदान में जो जयप्रकाश नारायण जी का भाषण हुआ और उसमें जो उन्होंने सेना और पुलिस के जवानों से, सुरक्षा बलों के जवानों से ये कहा था कि भाई अब ये सरकार अपनी वैधता खो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी इसे पूरा स्थगनादेश नहीं मिला है, अधूरी राहत मिली है,
तो नैतिक दायित्व तो नैतिक अधिकार इस सरकार ने, वैध अधिकार इस सरकार ने खो दिया है। तो इसके गलत आदेशों को नहीं मानना चाहिए। अब उसको अलग ढंग से लोगों ने नरेट किया, कहा कि साहब उन्होंने तो विद्रोह करने के लिए उन्होंने उकसा दिया और सबको ये आह्वान कर दिया था। तो उस भाषण के आधार पे इमरजेंसी लगी। लेकिन मेरा थोड़ा मानना अलग है, क्योंकि आपको याद होगा कि 5 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर राय, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा गांधी के कॉन्शियस कीपर भी थे, जी, बैरिस्टर भी थे वो, उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके देश में आंतरिक आपातकाल लागू करने का सुझाव दिया था। तो अगर 12 जून था तो फिर उस समय क्यों था? बिल्कुल सही। दरअसल क्या है कि यह कहानी एक लोकप्रियता के चरम पर पहुंची हुई प्रधानमंत्री, जो 1969 से लेकर के 71 तक, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, पर्स की समाप्ति हो, गरीबी हटाने का नारा हो, या बांग्लादेश के उदय के रूप में भारत पाकिस्तान का एक विभाजन हुआ हो, पाकिस्तान से युद्ध में जीत मिली हो, लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गई थी। और उस समय लगातार उनको आंदोलन दर आंदोलनों का सामना भी करना पड़ रहा था। पहले गुजरात में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ, फिर उसी को संपूर्ण क्रांति आंदोलन का रूप दे दिया गया। दुनिया की इतिहास में सबसे बड़ी रेल स्ट्राइक उसी दौरान हुई। उत्तर प्रदेश में पीएसी के जवानों ने बगावत कर दी, छात्र नौजवान दोनों मिलकर के बगावत कर गए। आए दिन बंबई में हड़तालें होती रहती थी। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे जो नेता थे, बिल्कुल, तो वो कभी मुंबई बंद हो जा रहा है, कभी बेस्ट हड़ताल हो रही है, कभी टैक्सी वालों का हो रहा है। तो लगातार एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था जिससे वो घिर रही थी। लोकप्रियता पर के शिखर पर पहुंची हुई महिला आंदोलनों से घिरती हुई जा रही थी, और एक माहौल ऐसा बन रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम रास्ता क्या लें। उनके जो सलाहकार मंडली थी, पीएन हक्सर जैसे लोग थे, डीपी धर जैसे लोग थे, डीपी धर का निधन 12 जून को ही हो गया था, या और भी लोग थे उनके जो कोठरी में लोग थे। तो ये जब तक लाइन लेकर के चलाते रहे, उनका झुकाव वाम की तरफ रहा, तो उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंचती रह गई। लेकिन बाद में जब से उनके छोटे बेटे संजय गांधी का राजनीतिक में प्रादुर्भाव हुआ और उनकी दखलंदाजी बढ़ने लग गई, तो फिर इंदिरा जी का भी रुझान कुछ और होने लगा। तो मुझे लगता है कि ये इतने सारे आंदोलनों से घिरी हुई एक महिला, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और फिर विपक्ष का दबाव। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी को तो हम कह सकते हैं कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, लेकिन अपोजिशन ने भी इसकी चिंता नहीं की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको 20 दिनों की मोहलत दी थी कि हमारे ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। एक दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया उसमें इंटरिम राहत दी। उनको कहा कि आप सांसद के तौर पे संसद में जा सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती हैं, किसी बहस में आप वोट नहीं कर सकती हैं, आपको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन उस नाम पे आप प्रधानमंत्री भी रह सकती हैं। तो इंदिरा गांधी चाहती तो कहती कि भाई ठीक है, कुछ दिनों के लिए जब तक फैसला होगा तब तक कोई और बन जाए। लेकिन अपोजिशन को भी तो सोचना चाहिए था कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता, अंतिम फैसला हो जाता, तब तक ठीक है, चलाओ। अपोजिशन आक्रामक हो गया। जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के लोगों पे कुछ ज्यादा भरोसा हो गया था। ये लोग साथ में हमारे खड़े होंगे, देश में तूफान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनकी देश भर में इतनी शाखाएं लगती हैं, इतना अनुशासित और इतना बड़ा संगठन है। ये अतिरेक था कि नहीं? आपको ये लगता है कि ना? हम नहीं कह रहे हैं, ये काम इंदिरा गांधी ने कहा इमरजेंसी में ही, जब नहीं ये आप लोगों को लग रहा था? मैं बता रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं ना, उस पर भी आ जाऊंगा मैं, कि किसी विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन जब इमरजेंसी लग गई तो कुत्ता भी नहीं भौंका। अरे, सड़क पे कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। भाई मैं तो बता रहा हूं कि हम लोग जेल में थे, सबसे पहले गिरफ्तारी हमारी हुई थी हमारे आजमगढ़ जेल में 5 जुलाई के आसपास, 4 या 5 जुलाई को हुई थी। मेरे पिताजी 15 अगस्त को सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दिए थे। वो फ्रीडम फाइटर थे। 1942 के आंदोलन में भी उम्र रही होगी उनकी उस समय, मतलब हमको लगता है 2000 में उनकी पैदाइश, 1920 में उनकी पैदाइश थी। अब जेल में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो संघ के लोग हैं, मतलब व्यग्र रहते थे, जैसे होता था कि साहब कब रिहा करेगी इंदिरा गांधी, क्योंकि राजनीतिक तो थे नहीं, तो शाखाओं में उनको राणा शिवाजी औरंगजेब के अलावा कुछ पढ़ाई होती नहीं थी। जी। उनके लिए एक नया अनुभव था। जेल आ गए हैं तो उनका
अलग अलग बिजनेस व्यापार सब कुछ था, सब ध्वस्त हो रहा था। जी बार बार हम लोग से आजमगढ़ जैसी जेल में कहते थे जयशंकर जी लगता है कि अब 15 अगस्त को छोड़ देगी। 15 अगस्त को तो बहुत सारे कैदियों को छोड़ा जाता था ना आजादी के दिन, फिर नहीं छोड़ा। लगता है कि अब वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी छोड़ेगी। 2 अक्टूबर भी बीत गया, तब 14 नवंबर, अब लगता है कि नेहरू जी के जन्मदिन पर ये सबको रिहा कर देगी। कैसा माहौल था जेल का? बहुत देखिए हम लोग तो मस्त मौला थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, बहस मुबाहिसा करते थे, चर्चाएं करते थे। इन लोगों का हाल बुरा था, ये लोग बहस मुबाहिसे से भागते थे, क्योंकि जब बहस मुबाहिसे होते थे तो फिर उनके लोग हम लोग के साथ चले आते थे मजबूरी में, क्योंकि उनके पास तो कोई विचार ही नहीं था। तो वो एक अलग संकट था उनका, वही था कि कैसे भी समय को काटा जाए। एक चीज दर्शकों को भी जानना चाहिए, मैं भी नहीं जानता, क्या जेल का माहौल जो था पूरी तरह से वो किसी आंदोलन के केंद्र की तरह हो गया था क्या देश की तमाम जेलों का, या फिर वो वहां पर जिस तरह से उत्पीड़न और तमाम दमनात्मक कार्रवाइयां होती है वैसा हो रहा था? भाई कहीं कहीं दमनात्मक कार्रवाइयां भी हुई हैं, बिल्कुल हुई है, लेकिन हमारे खास हम लोगों का जो अनुभव था, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1975 में हम लोग जब संयोग से बी क्लास में थे तो 17 रुपए की डाइट मिलती थी एक टाइम की। अब 17 रुपए में आप अंडा, मछली, मांस, दूध, जो जो उपलब्ध हो सकता था ये सारा आपको मिलता था। खेलने के लिए इंडोर गेम्स जो जो हो सकते थे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या कैरम, शतरंज, ये सारी सुविधाएं थी। पढ़ने के लिए अखबार, पत्रिकाएं भी सब मिल जाती थी। तो मतलब उस तरह से कोई नहीं थी, सुविधा तो तमाम तरह की थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। लेकिन एक चीज जरूर था कि बाहर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कचहरी में गए, कचहरी से लौटते थे जब जेल में, तो उसमें लगता था कि अरे यार सामने फला परिचित जा रहा है और बताओ उसे हाँ चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब वो कहीं और जा रहा है। तो वो एक अलग चीज थी। लेकिन हम इधर तो खास तौर इधर तो ऐसी कुछ था नहीं, जैसा होता ना उत्पीड़न की बातें, बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग के लेवल पे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था। लेकिन जो आरोप लगाए गए तमाम लोगों पे, और आज भी कभी चर्चा होती है तो पता लगता है किसी के ऊपर पावर हाउस उड़ाने का आरोप लगा दिया गया, किसी के ऊपर रेल। अब आप हंसेंगे आवेश, हमारे ऊपर आरोप लगा था मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डकैती डालने जा रहा था। और बैंक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे मधुबन में थाने से 100 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, आरोप पत्र जो बनाया गया हमारे खिलाफ, FIR, जज भी बहुत हंस रहे थे जब हमने बताया कि साहब हमारे पास हथियार के तौर पे प्रतिपक्ष अखबार था, जो जॉर्ज फर्नांडिस का अखबार था, उसमें बैन हो चुका था, तो वो अखबार था। तो मैंने कहा जज साहब मैं बैंक में गया और कहा कि साहब सब पैसा दे दो। अरे तब तो मतलब ये इस तरह के आरोप लगा। रघुवंश जी पे लगाया कि साहब वो तार काट रहे थे, प्रोफेसर रघुवंश, अब उनका दोनों हाथ विकलांग, दोनों हाथ से काम नहीं कर सकते थे। तो खैर ये सब तो देखिए उस समय तो जो तैयारी तो कुछ थी नहीं, जो मन में आया, जो आरोप बने उस आरोप बना करके भेज दिया गया। तो वो एक दौर था, एक अलग दौर था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। एक चीज और बताएं, क्या आपको लगता है कि जो इंदिरा जी का संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने जैसा कदम वो जो उठा रहे थे, क्या उसी समय संजय गांधी जो है संविधानेतर सत्ता की तरह काम कर रहे थे क्या? जो संजय गांधी थे वो एक पावर सेंटर बन गए थे, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो आपातकाल लगा उसकी एक बड़ी वजह सत्ता का जो केंद्रीयकरण था, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जो सत्ता केंद्रित हो गई थी, वह आपातकाल की वजह बनी? नहीं, देखिए आपातकाल की वजह तो कोई रास्ता उनको दो रास्ते थे। एक रास्ता डेमोक्रेटिक था जिसको अपनाने में खतरे भी थे। जैसे कहा कि भाई उस समय बात चल रही थी कि सरदार स्वर्ण सिंह को आप बना दीजिए, अंतरिम प्रधानमंत्री बना दीजिए, और जब तक फैसला आएगा, अगर फैसला पक्ष में हो जाएगा तो स्वर्ण सिंह त्यागपत्र दे देंगे, इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन जगजीवन राम जैसे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, अगर स्वर्ण सिंह को बनाना है तो फिर हम दावेदार हैं, हम सीनियरिटी हमारी है। तो पार्टी के अंदर भी मतभेद बहुत बढ़ गए थे। वो तो बाद में यशवंतराव चौहान वगैरह जब हो गए, इधर इंदिरा गांधी के साथ में हो गए, तो हुआ कि नहीं साहब इंदिरा ही रहेंगी, इंदिरा जी ही प्रधानमंत्री रहेंगी। और संजय गांधी उस समय बहुत सपोर्ट बेस के रूप में खड़े हुए थे। राजेंद्र कुमार धवन और संजय गांधी, इन लोगों ने कहा कि नहीं, त्यागपत्र देने की कोई जरूरत नहीं है, तो त्यागपत्र नहीं दिया। सिद्धार्थ शंकर राय को बुलाया था इंदिरा गांधी ने उसके बाद ही, और पूछा क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने पढ़ लिख करके सारा सब बताया कि साहब ये अगर
इमरजेंसी आप लगा सकती हैं। आप सबसे कितना अलोकतांत्रिक कार्य था, मतलब प्रधानमंत्री के पत्र पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मोहर लगा करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जबकि कैबिनेट का डिसीजन होता है। राष्ट्रपति जो एक्ट करता है किसी भी मामले में, तो कैबिनेट के प्रपोजल पर, कैबिनेट की तो कोई मीटिंग नहीं हुई। अब उसमें सिद्धार्थ शंकर राय जी ने एक प्ली लिया कि साहब समय नहीं मिला हमारे पास, क्योंकि मामला इतना अर्जेंसी का है कि कैबिनेट के पास जाने का समय नहीं मिला, लेकिन पहला काम मैं करूंगी कि साहब वो कैबिनेट की मीटिंग करूंगी। तो अगले दिन सुबह 26 जून की सुबह सुबह जो है बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग, जो दिल्ली में जितने कैबिनेट के मिनिस्टर थे सब लोग आए ऊँगते हुए। कोई सो रहा है, क्योंकि कांग्रेसी तो देर रात तक जगते थे और देर सुबह तक सोते थे, दिन में 11-12 बजे तक, लेकिन अब 6 बजे उनको आना पड़ गया सबको। तो आकर मीटिंग हुआ, उसके बताया इंदिरा जी ने फैसला कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो बल्कि उसमें स्वर्ण सिंह ने ही सवाल कर दिया था कि पहले से ही आपातकाल तो लगा हुआ है, तो फिर आपको इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी, सारे पावर्स तो आपके पास है ही है। तो इंदिरा गांधी ने समझाया था कि नहीं, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है, जो वार के समय की इमरजेंसी है, और ये इंटरनल इमरजेंसी। तो इसलिए ये इसको तो आपको जानना चाहिए। तो खैर उसके बाद तो वही आकाशवाणी पे आई, वो 8 बजे। एक चीज बताइए, एक बात जो है बार बार कही जाती है कि जेपी ने आरएसएस को मान्यता दी। खासतौर से आपको याद होगा सामयिक वार्ता में जो उनका लेख था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आरएसएस को चाहा था कि वो हिंदुत्व वाली लाइन जो है वो छोड़ दे, लेकिन आरएसएस ने नहीं छोड़ी। आज जो आरएसएस का चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, हिंदुस्तान को आरएसएस चला रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर जेपी मान्यता न देते तो क्या आज आप आरएसएस का वह स्वरूप देख पाते जो आज देख रहे हैं? देखिए आवेश जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है जो इसमें लंबे बहस विवाद का विषय हो सकता है कि जेपी की बात क्यों आप कर रहे हैं, लोहिया की बात भी करिए। ठीक है, जो आरोप लगाने वाले कहते हैं कि लोहिया जी ने जो सम्मिलित सरकारों का गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। बिल्कुल। तो पहली बात यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। विपक्ष की जिम्मेदारी होती थी कि सरकार को हम कैसे कमजोर करें। बिल्कुल। अब वो किससे हाथ मिलाए किससे न मिला, भाई उस समय होता क्या था कि कांग्रेस को 30-40% वोट मिलता था और 60-65% वोट जो है वो बिखर जाता था अपोजिशन में। बिल्कुल। तो इसलिए कांग्रेस जीत जाती थी। तो लोहिया ने उसको कहा कि भाई एक मंच पे आ जाओ। अब एसबीडी बना, संयुक्त विधायक दल बनाया, उसके लिए उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन संजोग से उसी समय उनकी डेथ हो गई। तो जो कंट्रोलिंग पावर थी, जो कंट्रोल करना था आरएसएस पे या जनसंघ के लोगों पे, वो तो कोई रहा नहीं और सरकारें गिर भी गई। और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो समाजवादी थे हमारे, उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया। वो मिशन छोड़कर उनका एकमात्र मिशन हो गया कि कैसे हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, सत्ता मिले और या सत्ता में हिस्सेदारी मिले। आरएसएस के साथ एक चीज आप समझ लीजिए कि आरएसएस आजादी के बाद एकमात्र संगठन रहा जो एक मिशन के साथ काम करता रहा। कांग्रेस का मिशन आजादी के बाद खत्म हो गया, फिर सरकार बनाना, सरकार बचाना कांग्रेस का मिशन रह गया। सोशलिस्टों का था कि विरोध करते रहो, जब पावर मिलना शुरू हुआ। ये दर्शकों, ये बात बहुत बड़ी बात जो कह रहे हैं जयशंकर जी, ये बात सुनने लायक है। हाँ, तो वो अपने मिशन में, आपको बताऊं मैं, ये मतलब ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले भी जब एक बार सवाल किया था हमारे मित्र ने कुशाभाऊ ठाकरे जी से, साहब इमरजेंसी में तो आप के लोग माफी मांग के आ रहे थे, बाहर जेल से आ रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा था कि भाई हम सोशलिस्ट हो, हम जब तूफान आता है तो हम खड़े नहीं रहेंगे। जो अपने मिशन की प्राप्ति के लिए कभी दाएं झुक गया, कभी बाएं झुक गया, कभी सीधे झुक गया, कभी पीठ पीछे भी झुक गया। हिंदू महासभा की बात अलग है, वो तो खैर आजादी के बाद तो उनका कुछ ज्यादा रहा ही नहीं, लेकिन हाँ उनका भी वही था। वो तो खैर देखिए, अब वो फिर वही लंबे बहस का विषय हो जाएगा। भाई सावरकर सेलुलर जेल तक उनकी क्रांतिकारिता थी, लेकिन सेलुलर जेल में भी वो वीआईपी कैदी थे। बाकी जब लोग संघर्ष कर रहे थे वहां जेल में भी रह करके यातनाएं झेल रहे थे, तो सावरकर जी या उनके भाई को कोई उस ढंग से यातना या कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन उसमें एक सवाल, उनका तो पूरा का पूरा फिर अंग्रेजों के लिए काम करते रहे ना। जैसे आरएसएस के लोग कहते थे इमरजेंसी में भी, जैसे हम लोग थे तो कहा साहब वो तो एक स्ट्रेटजी के तहत
पत्र लिखे गए थे ताकि लोग बाहर निकल करके क्रांति करें। तो हमने कहा कि भाई सावरकर जी का भी यही कहना था, लेकिन जेल से निकलने के बाद सावरकर जी या उनके समर्थक एक चीज बता दें कि एक भी उन्होंने ऐसा काम किया जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ हो। सेलुलर जेल से बाहर आने के बाद पुणे में रहते हुए ऐसा कुछ भी किया हो जो एक भी काम बता दीजिए जो अंग्रेजों के सत्ता के खिलाफ हुआ हो। बिल्कुल एक भी काम नहीं। 62 रुपए आप महीने की पेंशन लेते रहे, भत्ता लेते रहे। बिल्कुल आपने लिखा अंग्रेज को, वहाँ अंग्रेज कलेक्टर को पुणे के साहब इसमें कुछ वृद्धि कर दी जाए, कम हो रहा है। तो कलेक्टर ने लिखा कि साहब आपके वजीफे से हमारी तनख्वाह कम है, हम कैसे आपके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये था। सेकेंड थिंग भाई मुस्लिम लीग के साथ इनका नहीं था, बहुत विरोध करते हैं, आज भी करते ही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई? हिंदू महासभा ने बनाई। बिल्कुल। उसमें फजलुल हक जो थे वो बंगाल के प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री होते थे। उसमें वित्त मंत्री कौन था? मुखर्जी जी थे। आज जिनका जन्मदिन मना रहे हैं आज ही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जी का जन्मदिन, बोलिएगा। जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, सॉरी, पुण्यतिथि आज। तो आज उसकी मनाई जा रही बड़े। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे। जी जी। तो आप एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिन्ना ने और गांधी ने मिलकर पाकिस्तान बनाया। मैं कह रहा हूं कि नहीं, सबसे पहले तो सावरकर जी ने बात कही थी ना। 1937 में जब अहमदाबाद में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, उसमें सावरकर जी अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, सही है, और एक साथ नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद वो बात चली थी। खैर ये अलग प्रकरण है। कुशाभाऊ ठाकरे ने क्या कहा ये बताइए। वही कुशाभाऊ ठाकरे का वही था कि साहब हम तो स्ट्रेटजी के हिसाब से जैसा हमारे लिए मुफीद होता है वैसा हम करते हैं। तो आरएसएस ने भी वही किया। अब उसको हो सकता है कि लोहिया जी अगर रहे होते और लंबे समय तक तो शायद हो सकता है कंट्रोलिंग पावर होता या वो थोड़ा उस ढंग से चलाते करते, लेकिन वो रहे नहीं। जयप्रकाश नारायण आए तो जयप्रकाश नारायण को भी लगा कि इनमें कुछ थोड़ा बदलाव होगा। बातें माने चाहते थे जेपी की ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहते ही थे ना भाई। उन्होंने पूछा भी था इनसे, जब देवरत से पहली उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हिंदू के बारे में, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है मुसलमान। तो उन्होंने बताया था कि नहीं वैसा नहीं है जैसा आप सब लोग समझते हैं। तो हमारा काफी उसमें चेंज है। ये बात तो आज मोहन भागवत भी कहते हैं। नहीं आप भाई देखिए, इन लोगों का तो क्या कहा जाए। आप, मैं बता रहा हूं, इनके लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। इनके लिए हर चीज सुविधा है। सुविधा की राजनीति इनके लिए सबसे बड़ा महत्व है। जैसे आप देखिए राम मंदिर का है, राम मंदिर के मसले पे कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। उसमें भी एक बार जब बात हुई थी कि साहब क्या राम मंदिर का चुनावी मुद्दा बनेगा, तो सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था कि भाई राम जन्मभूमि विवाद का मुद्दा जो है हमारे लिए बैंक का एक बेयर चेक था। सही है, सही है। एक बार वो बेयर चेक भुन गया, बार बार नहीं भुना जा सकता है। एक दूसरी बार श्रीमान कुशाभाऊ ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संघ के बड़े नेता थे, उन्होंने मुझे जयशंकर गुप्त को हिंदुस्तान अखबार के लिए इंटरव्यू में कहा कि भाई नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, तो क्या जरूरी है कि नदी पार करने के बाद नाव को कंधे पर लेकर चला जाए? तो एक के लिए बैंक का बेयर चेक, दूसरे के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा, नाव नदी पार करने के लिए नाव। तीसरे श्रीमान नरेंद्र मोदी, उसमें गुजरात के संगठन प्रभारी महासचिव थे। चेन्नई में राष्ट्रीय परिषद हो रही थी भाजपा की, मैं उसको कवर कर रहा था। उसी समय कंधार में हमारा काठमांडू से हमारा इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरित हो गया था। उस समय आडवाणी जी चूंकि दिल्ली में थे तो वहां नहीं जा पाए थे। तो मोदी जी को जिम्मेदारी थी कि वो चेन्नई डिक्लेरेशन 10 साल के लिए अपना एक बनाते हैं लो एजेंडा, तो 10 साल का चेन्नई डिक्लेरेशन पास करने का उनको प्रस्ताव पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ लिया प्रस्ताव, सब कुछ हो गया, तो बाद में मेरे पास आए तो कहा कि बाकी की बात नहीं कर सकता हूं, आपके बारे में कर सकता हूं, आपने समझ लिया मैं क्या कहना चाहता था। हमने कहा बिल्कुल। तो कहा क्या? हमने कहा ये छोड़िए सब क्या बात है, जब अखबार में पढ़ लीजिएगा। कहने फिर भी, तो हमने फिर उनको दिखा दिया। हाँ एकदम सही बात है, ये मेरे नाम से आना चाहिए। क्या था वो? सही है। अब भाजपा के नेताओं के एक हाथ में पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा होना चाहिए।
सही है। अब हमको अयोध्या विवाद, 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड, 370 जैसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। ये श्रीमान नरेंद्र मोदी का भाषण। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा और कमिट कराना चाहिए इनसे। तो मैं जब दिल्ली में हम लोग आ गए तो हमने कहा कि भाई आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं मैं। तो उन्होंने कहा हाँ, आपको हम इंटरव्यू दे देंगे। अब कैसे हुआ इंटरव्यू, वो भी एक लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी उसमें भी मैंने यही सवाल किया। तो उसमें भी उन्होंने वही कहा कि अब पार्टी के नेताओं के एक हाथ में एनडीए का एजेंडा और दूसरे में पार्टी का झंडा होना चाहिए, पार्टी का झंडा होना चाहिए, और हमको इन विवादित मुद्दों को कोल्ड स्टोरेज में डाल देना चाहिए। ये बोला मोदी ये ने? बोला, वो इंटरव्यू छपा है, हिंदुस्तान अखबार में छपा है। मोदी ने ये बात कही थी? बिल्कुल कही थी, वो हिंदुस्तान अखबार हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा एक चीज बताए, भाऊराव देवरस का जो माफीनामा था, बाला साहब देवरस का, बाला साहब देवरस का जो माफीनामा था वो बहुत चर्चा में है, अब बार बार आता है चर्चा में कि दरअसल इमरजेंसी को लेकर के उन्होंने माफी मांगी और पूरे संघ की तरफ से माफी मांगी, उसकी वजह क्या नहीं, वो थोड़ा सा गोल बोल है। देखिए, उन्होंने बार बार सफाई देने की कोशिश की कि आरएसएस के बारे में जो मिसेज गांधी प्रधानमंत्री, देखिए असल में क्या है, देवरस जी ने 3 चिट्ठियां लिखी थी इंदिरा गांधी को। आरएसएस के लोग 2 चिट्ठियों की बात करते हैं, लेकिन तीसरी चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने। याद सुन लीजिए दर्शकों, 3 चिट्ठी थी, 2 नहीं। उसमें एक में उन्होंने कहा था कि हमारा जेपी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये बात बोल दी थी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। ये बात बाला साहब देवरस ने बोल दी थी कि हमारा जेपी आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, गलत बात कही जाती है इसके बारे में। ये बात है, वो मेरे पास चिट्ठी है, आप कभी चाहेंगे तो हम आपको पढ़ करके सुना देंगे। तो 3 चिट्ठियों में इंदिरा गांधी की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। ये संघ के लोग ये फैलाते हैं कि नहीं, वो तो चाहती थी समझौता कराना और चाहती थी कि वो हम प्रतिबंध भी हटा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। एकदम इंदिरा गांधी ने घास ही नहीं डाला। ये चिट्ठी भी तो संघ वाले ही लिख किए होंगे। नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो पड़ा हुआ है वहाँ महाराष्ट्र विधान परिषद के रिकॉर्ड में है। अच्छा, तो वहाँ सवाल उठा था तो उसमें चिट्ठियां आ गई थी। शंकरराव चौहान को लिखा चिट्ठी सबसे। अच्छा, फिर इन्होंने विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी कि बाबा आपका तो बहुत बढ़िया इंदिरा जी से संबंध है, आप ही कुछ करिए। विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा था ना इमरजेंसी के लिए, तो वहां जब मीटिंग होने वाली थी तो उसमें देवरस जी ने लिखा कि वहां तो इंदिरा जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे, सारा होगा, तो आप हमारे बारे में स्पष्टीकरण देकर के समझाइए, हमको नहीं है जो हमारे बारे में सोच रही हैं। दर्शकों को याद रखिए कि इस बातचीत की शुरुआत में ही जयशंकर जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब आरएसएस के लोग थे जेल में बंद इमरजेंसी के दौरान, वो लगातार जेल से छूट पाने के लिए लगातार कलबला रहे थे, लगातार उनको लग रहा था कि जल्द से जल्द कैसे जेल से उनकी रिहाई सुनिश्चित हो जाए। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए वो चिट्ठियां लिखी उन्होंने, 3 चिट्ठियां इंदिरा जी को लिखी, शंकरराव चौहान को लिखी, और उनके नाम पे मतलब उनके क्या बोलते हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे आरएसएस के बड़े नेताओं ने, राम भाव मोहे का नाम था, मेरे पास नाम है, उन्होंने लिखी शंकरराव चौहान को, बल्कि कहा कि जो तय हुआ था वो लगभग हम लोग उस समय मान चुके हैं, तो अब रिहाई करवा देना चाहिए, सबकी रिहाई करवा देना चाहिए। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। मुझे लगता है कि मतलब मेरा अजम्पशन ऐसा है कि वहां से कहलवाया गया कि भाई आमतौर पे माफी नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई माफीनामा भर करके देगा तब तो माफी पर विचार किया जा सकता है। तो उसका कोई एक प्रोफार्मा तैयार किया गया, लेकिन उसके पहले ही बहुत लोग लिख के देने लग गए कि हाँ मैं 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों ने किया। कितनी संख्या रही होगी सर? काफी बड़े पैमाने पे हुई थी, मतलब कम ही लोग रह गए थे जो जेलों में थे, उनके लोग जो थे ना। अच्छा, हाँ, ये आजमगढ़ में भी हुआ था क्या? आजमगढ़ में हुआ था, हमारे यहाँ डॉक्टर कन्हैया सिंह थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जेल से बाहर क्या वो बाद में फिर जो माफी मांगा जिन लोगों ने, क्योंकि मैं ये नई बात जान रहा हूँ, उनमें से क्या कुछ लोगों सांसद विधायक बने बाद में? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए आजमगढ़ जिला समाजवादियों का जिला था। हाँ, वहाँ पूरा इलाका वामपंथी, वहाँ तो कभी वहाँ तो जनसंघ के लोग कोई जीते ही नहीं चुनाव उस तरह से, न लोकसभा में कभी जीते और न विधानसभा में। एक चीज बताइए, जेपी के साथ 1966 तक इंदिरा जी का चिट्ठी पत्री भी हुआ करता था, बाकायदे वो था। क्या
इंदिरा जी जेपी का सम्मान जो है, जो तमाम किताबों में भी ये बात आई है कि वो चूंकि नेहरू जी की पुत्री भी थी, अगर जेपी का सम्मान बनाए रखी होती तो क्या इसको टाला जा सकता? नहीं नहीं, देखिए असल में क्या है कि एक बार लोहिया जी के जीवित रहते लोहिया जी ने लिखा था, जयप्रकाश जी को चिट्ठी लिखा था कि जेपी, देश इस समय हिलाने की स्थिति में आ गया है, अच्छा, लेकिन यह काम सिर्फ आप कर सकते हो। उसमें लेकिन एक शर्त है, हिलाने वाला खुद ना हिल जाए। तो जयप्रकाश जी ने लिखा कि नहीं, तुमको तो मालूम, राम मनोहर तुमको तो मालूम है, तो मैं तो खुद ही हिलता रहा हूं। तो जब इलाहाबाद में उन्होंने जो सम्मेलन किया था, छात्रवाद सम्मेलन किया था, जेपी ने, बहुत बड़ा सम्मेलन था, तो उसमें हम सारे लोग थे। हम लोग तो बहुत बच्चे थे, छोटे थे। तो प्रोफेसर रघुवंश ने एक सवाल किया था उसी सभा में, पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क में सभा हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जेपी, जब लोहिया कह रहे थे कि देश हिलाने की स्थिति में है और जयप्रकाश ही देश को हिला सकता है, तो आप उस समय क्यों नहीं आए, आप आज आए हैं। तो कहा कि उनकी आंख में आंसू आ गए थे जयप्रकाश जी के। उन्होंने कहा कि लोहिया की सप्त क्रांति ही मेरी संपूर्ण क्रांति है। क्या बात, मैं उन्हीं के काम को पूरा करने के लिए आया हूं। तो एक तो जो निराशा का माहौल बन रहा था पूरे देश भर में, उससे पार पाने के लिए मुझे लगता है कि जयप्रकाश को लगा कि मुझे अपनी भूमिका लेनी पड़ेगी। क्योंकि सम्मान, जयप्रकाश को क्या कोई सम्मान देगा जिस आदमी ने देश से कभी कुछ मांगा ही नहीं। सही है भाई, फ्रीडम मूवमेंट के 1942 के आंदोलन के लोहिया, जयप्रकाश, अच्युत पटवर्धन, यही नेता थे ना। यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली, यही लोग थे। इन्होंने लीड किया ना कांग्रेस का नेतृत्व। ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। वो जयप्रकाश नारायण कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी कुछ नहीं किया। उसको क्या सम्मान और असम्मान, पूरी दुनिया में जो उनका एक सम्मान था, तो वो एक अलग बात है, वो नहीं था। देखिए, उनको ऐसा लगा कि ऐसे में माहौल ऐसा बन रहा है, छात्रों का, चूंकि गुजरात के नौजवानों से उन्होंने एक प्रेरणा ली थी, फिर बिहार में भी लोग आ गए थे सामने, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो आंदोलन में कूद पड़े होंगे। मतलब जो पुराना 1942 का जयप्रकाश है, वो 1974 में सामने आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कुछ सम्मान असम्मान। देखिए, आप देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हैं 77 में, तो जयप्रकाश उनके घर गए हैं ना। सही है, इंदिरा गांधी कंधे पर रख करके रो रही थी ना। जयप्रकाश से चिंता हो रही थी कि कैसे उनका खर्च कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चिंता बातें हो रही थी। एक चीज और मैं कहूँगा, जैसे आप कह रहे थे ना कि वो इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को खत्म करने की, ये पक्ष कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो इंदिरा गांधी ही थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी 25-26 जून की रात को। लेकिन वो इंदिरा गांधी ही थी जो लोकसभा की मियाद रहते हुए, जब एक्सटेंशन 1 साल का कर दिया था ना, तो 1 साल तो पूरा हो रहा था मेरे ख्याल से 78-79 में, तो 77 मार्च में चुनाव कराया उस महिला ने। रिपोर्ट आ रही थी कि वो हार जाएंगी चुनाव, उसके बावजूद उस औरत ने चुनाव कराए। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस में और इंदिरा गांधी में नेहरू गांधी का ब्लड था। क्या बात, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे। तो एक पल के लिए उन्होंने, ठीक है, गलत रास्ता चुन लिया था, वो बात सही है, लेकिन उसमें सुधार किया। लेकिन भाई, वो चाहती तो 1 साल बाद चुनाव कराती। संजय गांधी तो कह रहे थे ना कि वो 30-35 साल बाद चुनाव कराना चाहिए। बंसीलाल ने तो कहा कि साहब, चुनाव कराने की जरूरत क्या है, राष्ट्रपति बहन जी राष्ट्रपति बन जाए। इस तरह के सारे सुझाव तो उस समय आ रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का जोखिम मोल लिया। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे उसमें। अब सेकेंड थिंग जो है, जनता पार्टी की सरकार आ गई 77 में। उस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि अब इस देश में आपातकाल नहीं लागू हो सकता है, दोबारा आपातकाल नहीं लागू हो सकता है। 2/3 बहुमत चाहिए, फिर विधानसभाओं की संस्तुति चाहिए, उसमें और भी बहुत सारे क्लाज हैं, तो वो कोई ऑफिशियली नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 77 के बाद से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में ह्रास शुरू हो गया था। जनता पार्टी की सरकार जो इमरजेंसी के गर्भ से निकली थी, उस सरकार ने पहला अलोकतांत्रिक कार्य क्या किया? उस सरकार ने 9 राज्यों की कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ये कौन सा डेमोक्रेसी का मामला था भाई? इंदिरा गांधी पर यही आरोप लगता था ना कि वो सरकारों को भंग कर देती हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देती हैं और ये कर देती हैं। वही काम आपने किया। उस समय
टेक्निकल बात ये हो सकती है कि चूंकि लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी हो गई थी लेकिन राज्यसभा में नहीं थी और सरकारें कांग्रेस की थी सारी, तो वहाँ राज्यसभा के चुनाव होते तो कांग्रेस के ही लोग जीत के आते, उनकी बहुमत था। इनको लगा होगा कि साहब ठीक है, उसी का 77 की लहर का लेकिन फायदा ये लेकर के- लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता। लोकतांत्रिक नहीं था ना, लोकतांत्रिक तो हरगिज नहीं तो था। अब उसी के बाद देखिए वही काम इंदिरा गांधी ने किया 1980 में। 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी जब जीत के आई हैं चुनाव, तो उन्होंने भी 9 कांग्रेसी गैर कांग्रेसी गैर सरकारों राज्यों को वो भंग कर दिया। अब चूंकि उनको तो आप फिर आप कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि आपने वही काम किया था। मतलब ये आपातकाल जो है, इमरजेंसी, खासतौर से 1975 के बल लगने के बाद देश में 50 साल का वक्त बीता, लेकिन आपातकाल जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई। मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर आपसे, क्या आपको लगता है कि आज देश में एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है? नहीं, उसी को आवेश में आप साफ करना चाहता था कि ये 77 से ही शुरू हो गया। भाई जिन लोगों ने मीसा के विरोध में चुनाव लड़ा जी, उन लोगों को मिनी मीसा लागू करने की बात करने में कोई शर्म नहीं आई, संकोच नहीं हुआ। वो तो समाजवादियों मधुलिमा वगैरह ने विरोध किया तो फिर मिनी मीसा का मामला टल गया, नहीं हुआ, लेकिन वो किया। उसके बाद 50 सालों में ये ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, जैसे कुछ बताइए कानून। टाडा पोटा क्या क्या है, एक दो थोड़ा है, फिर अभी यूएपीए है। यूएपीए है। तो अब इन सबों का कहने के लिए कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विकलांग टीचर थे, क्या नाम था उनका, स्वामी साईं बाबा थे ना, उनको 10 साल आपने जेल में रखा, क्यों? व्हाट फॉर? उमर खालिद, साईं बाबा की डेथ हो गई, बाहर निकल करके आए तो उन्होंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या था, अगर मैं बेगुनाह था तब 10 साल हमको जेल में क्यों बंद कर रखा? तो आज वही उस तरह के जो कानून है, किसी को भी उठा करके आप बंद कर दीजिए और बंद करके फिर भूल जाइए, न कोई चार्जशीट न कोई FIR, और जेल में पड़ा हुआ आदमी। अगर थोड़ा बहुत यह है, रसूख वाला है, पैसे वाला है, तो थोड़ा करके कोशिश जमानत वमानत हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो जैसे उमर खालिद है, ऐसे उमर खालिद, कितने उमर खालिद हजारों की संख्या में देश में है। विनोद दुआ जैसे आदमी पर UAPA लगाने की बात हो गई थी, राष्ट्रद्रोही करने की बात। हाँ मालूम है। तो इस तरह की चीजें लगा, तो वही कह रहा था मैं कि एक तो उसी समय से किसी ने भी उसको पारदर्शी, लोकतंत्र को मजबूत या पारदर्शी बनाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। A to Z जितनी सरकारें रही हैं लगभग उन सबका यही रहा। उनके लिए एक बहाना होता था कि नक्सलवाद से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है, और उसके नाम पे ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज और असहमति के स्वरों को दबाने की कोशिश की जाती रही। और आज पिछले 11 सालों में तो आप प्रच्छन्न रूप से देख रहे हैं। भाई आप देखिए, इमरजेंसी आप नहीं लगा सकते हैं, सही बात है, राजीव गांधी चाहते तो लगा सकते थे, 400 MP उनके पास थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लगाई। ये लोग तो खैर इनके पास बहुमत ही नहीं उस ढंग से, 2/3 तो कभी था ही नहीं था। इस बार बेचारे उम्मीद लगाए थे कि 400 सीट मिल जाएगी तो शायद कर लेंगे, तो सब क्या क्या करते मालूम नहीं था, लेकिन अब तो बिल्ली के भाग से वो टूटा ही नहीं। तो लेकिन आप आपातकाल का मतलब क्या है? आरोप लगता है इंदिरा गांधी पे चाटुकारिता को बढ़ावा देने का। देखिए इस मामले में 73-74 से लेकर के 77 तक की इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? अगर देवकांत बरुआ कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो आज जगत प्रकाश नड्डा जी कहते हैं कि वो तो देवताओं के भी देवता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों पार्टी के अध्यक्ष है ना, देवकांत बरुआ कांग्रेस के थे, नड्डा जी यहाँ के थे। और पूरी एक फहरिस्त मेरे पास तो लंबी है जिसने क्या नहीं कहा है मोदी जी के बारे में। तो चाटुकारिता, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना या उनका अतिक्रमण। अब आप देखिए हमारे यहाँ विधायिका, संसद और विधानसभाओं, विधानमंडलों के सत्र सीमित होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिन 20 दिन, कभी किसी सवाल पे हल्ला हंगामा करवा दो, फिर खत्म कर दो, कोई बात नहीं हो पाए। एक साथ 140-43 लोगों को सस्पेंड कर देना, ये हो गया। लोकसभा में उपाध्यक्ष नाम का पद पिछले 6 साल से खाली है, 6-7 साल से खाली, 6 साल नहीं, हाँ 6-7 साल से खाली है। मैंने किसी
एक बार टीवी चैनल पे बात हो रही थी, तो मैंने यही बात कही थी, तो किसी ने मुझसे कह दिया कि नहीं साहब, वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वो परंपरा। हमने कहा गलत बात है। संविधान के अनुच्छेद 93 मेरे ख्याल से है, साफ साफ लिखा है कि संसद, लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष का पद खत्म कर दिया। लगातार मतलब अपोजिशन को उसकी बात न सुनना, मन मर्जी से चलाना, यह आज विधायिका में होने लगा है। कार्यपालिका, इंदिरा जी ने उस समय कमिटेड जुडिशरी की बात करी थी, इन्होंने भी वही बात करी, कमिटेड जुडिशरी चाहिए। लेकिन संजोग की बात थी कि चूंकि जुडिशरी थोड़ा तन गई कि भाई हम अपने मन से जो उनका कोलोजियम है उसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो जो फैसले किए हैं, दुनिया की पहली अदालत होगी हमारी सुप्रीम कोर्ट जो साक्ष्यों पे या संविधान के अनुच्छेदों के हिसाब से फैसले नहीं करती है, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस के हिसाब से फैसले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये करती है ना। क्या सबूत था अफजल गुरु के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिवाय ये कि उसका इकबालिया बयान, तो इकबालिया बयान किस तरह से होते हैं तो सबको मालूम है। लेकिन ये कहते हुए जजों ने कि साहब कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, सीधी इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं है उसके आतंकवादी होने का, लेकिन कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए हमको फैसला करना है। एक दूसरा फैसला जो अयोध्या के बारे में हुआ, हमारे माननीय जजों ने कहा कि 1949 में मंदिर में विवादित मस्जिद में गलत ढंग से मूर्तियां रखी गई, लेकिन कम्युनिटी को के हितों को ध्यान में रखते हुए 6 दिसंबर 1992 को आपराधिक कृत्य हुआ, बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा करके आपराधिक कृत्य हुआ। ये भी माना कि कोई ऐसे सबूत नहीं है कि पहले वहां पे मंदिर था, इस तरह के कोई भी सबूत नहीं हमारे सामने है। लेकिन जन चेतना, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यह फैसला देना पड़ रहा है, और उस फैसले की कीमत देख रहे हैं। रंजन गोगोई साहब राज्यसभा चले गए, राज्यसभा में चले गए, चीफ जस्टिस बने, राज्यसभा में चले गए। DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बने, रिटायर हो गए, अभी उनको कुछ मिल गया, कहीं प्रोफेसरशिप या प्रोफेसरशिप मिल गई। तीसरे जज थे अशोक भूषण साहब, NCLT के चेयरमैन बन गए। चौथे जज थे जस्टिस बोबड़े, महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। पांचवें जज साहब थे नजीर साहब, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। अब ये बताइए कि जुडिशरी का ये है कि नहीं है कि नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? एक चीज बताइए, कवि राजेश जोशी से हमने पूछा था, ये सवाल आपसे भी कर रहा हूं, वो आपातकाल ज्यादा खतरनाक था ये, या आज का जो अघोषित आपातकाल है वो ज्यादा खतरनाक है? देखिए, उस आपातकाल के शुरुआती कुछ महीनों को छोड़ दीजिए तो बाकी बाद में तो बहुत ढील हो गई थी, उसमें तो कोई ये नहीं है, और प्रावधान तो गलत थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें हमको मालूम था कि हम ये काम करेंगे तो हम धरे जा सकते हैं, जी, पकड़े जा सकते हैं, जेल हो सकती है। आज का जो अघोषित आपातकाल है जिसको हम बता रहे हैं, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई जाकर के कहीं कुछ बोल दिया और उसको लगा कि साहब, तो फिर उठा के बंद कर देंगे। हम कहीं भाषण दे रहे हैं, किसी चैनल पे बोल रहे हैं, निकल के बाहर निकलते ही पता लगा कुछ और हो जाएगा। तो वो चीजें थी। लेकिन जैसे मैं आपसे पहले भी कहा था कि जो संवैधानिक संस्थाओं पे दखल का था, तो एक तो कार्यपालिका को पूरी तरह से नौकरशाही को, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ये उस समय मोहन कुमार मंगलम ने सलाह दिया था इंदिरा गांधी को, और वही आज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है। CBI, ED, इनकम टैक्स का काम चोरों, बेईमानों, भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का नहीं है, राजनीतिक विरोधियों को पकड़ने का है, और वो एक तरह से सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। बिल्कुल। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री भोपाल की सभा में जिस अजित पवार साहब के बारे में बोलता है
कितने हजार करोड़, 84 या 64,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार को छोड़ेंगे नहीं, और हफ्ते बाद वो खुद एनडीए में शामिल होते हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। जी है। अशोक चौहान के बारे में बोलते हैं कि ये आदर्श घोटाला, जो पूर्व सैनिकों की विधवाओं के नाम पे जो जमीन घोटाला करने वाले अशोक चौहान को जेल भेजेंगे। राज्यसभा में भेज दिया, वो ईमानदार हो गए, वो ईडी और सीबीआई उनके खत्म। सबसे मजेदार किस्सा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में मुकुल राय साहब थे, तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, इतना बड़ा बहुत भ्रष्ट, नारद घोटाला, कौन घोटाला सब हुआ, बीजेपी में चले गए, सब खत्म। फिर वापस टीएमसी में चले गए, फिर शुरू हो गया। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, हिमंत बिस्व शर्मा, जिसको भाजपा के लोगों ने कहा कि दुनिया का भ्रष्टतम नेता है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज उनका मतलब हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना हुआ है। तो इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव, कमिटेड एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि नौकरशाही सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, मतलब उनके लोगों की बातें सुनता है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसका काम एक ही रह गया है कि विपक्ष के लोगों को, राजनीतिक विरोधियों को कैसे प्रताड़ित किया जाए। तो एक ये हो गया। मीडिया, जिसके हम हिस्सा हैं, कई बार हमको मतलब कहने में शर्म आती है कि हम पत्रकार हैं या पत्रकार थे। आज हालत यहाँ पहुंच गई है। आज उस समय सेंसरशिप थी कि अखबार में क्या छपेगा, मैगजीन में क्या छपेगा, तो उसमें टीवी चैनल तो होते नहीं थे, दूरदर्शन, आकाशवाणी और अखबार। उसमें गलतियां बहुत हुई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 4 एजेंसियों को एक करके जबरदस्ती उन्होंने एक बनाया था समाचार एजेंसी, यूएनआई, ये क्या नाम है, यूएनआई, पीटीआई, समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार, चारों को मर्ज करके समाचार बनवाया था, ताकि उसका नियंत्रण रहेगा सरकार का, क्योंकि एक सूचना का स्रोत होगा। तो वो काम किया था। आज तो कुछ रहा ही नहीं है भाई। आडवाणी जी ने उस समय कहा था कि मीडिया से झुकने के लिए कहा था, तो मीडिया रेंगने लगा। आज तो झुकने के लिए भी नहीं कहा गया, लेकिन लमलोट पड़ा हुआ है, मीडिया पड़ा हुआ है। मतलब एक सेल्फी मिल जाएगी, इसी पे हमारा मीडिया प्रसन्न हो जाता है। तो आप देखो, हमारी सेल्फी छपी है, उसको सोशल मीडिया पे लगा के देखता है। तो ये हालत हो गई है, मतलब मीडिया को एकदम कर लिया है, कब्जे में कर लिया है। अब मीडिया, पहले होता था कि उस पत्रकारों को पटाइए, फिर पत्रकारों के बाद होता था कि नहीं साहब संपादकों को पटा लीजिए तो फट जाएगा मामला। अब संपादक नहीं, मालिकों से ही सीधा डील। एक चीज बताइए, आखिरी सवाल है मेरा, जो मीडिया की स्थिति है आज की, क्योंकि जब भी बात आती है आपातकाल की, तो सबसे पहले निगाह जाती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी है, मीडिया कैसा है। जो मीडिया का हाल है हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है कि उससे, इस हाल के बीच हम लोग फिर से वो पुरानी जो स्वतंत्रता से जुड़ी स्वातंत्रिक चेतना थी, वह फिर से हासिल की जा सकती है क्या, या इस अघोषित आपातकाल का दौर खत्म हो सकता है मौजूदा मीडिया के स्वरूप में? देखिए, असल में क्या है कि हुक्मरानों को कभी ये बात समझ में आई नहीं कि आप सेंसरशिप लगा करके या मीडिया को खरीद करके, मीडिया को अपनी गोद में बिठा करके आप जनमानस को स्थायी रूप से खरीद सकते हैं। बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने किया, सेंसरशिप लगाया, कहा कि सब एकदम सब सही है। पता लगा कि जो भी असहमति थी या जो भी विरोध था, उनको पता ही नहीं लगता था, सामने बातें आती नहीं थी। अब इंटेलिजेंस के लोग तो वही रिपोर्ट देंगे जो सरकार को पसंद होगी। उसी तरह से आज की हालत में क्या है कि आज भी मीडिया तो सब जगह बसंत ही है, बागरो बसंत। सही है। सावन के गधे को हरा ही हरा दिख रहा है, तो दिख रहा है भाई, हम रावलपिंडी पे भी कब्जा कर ले रहे हैं, कराची भी चले जा रहे हैं, लाहौर भी हमारा हो जा रहा है। हमारा मीडिया बताते हुए जरा भी शर्म संकोच नहीं करता है। उसी तरह से आज इजराइल ईरान के, खैर वो अलग चीज है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है। बहुत सारे परिवारों को हमने देखा है कि जो टीवी नहीं देखते। मेरे खुद घर में, मैं तो खैर देखता नहीं हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी, सास बहू देखती हैं जो सीरियल्स जो आते हैं। उसके अलावा जब कभी क्रिकेट वगैरह होता है या हॉकी वगैरह होता है तो मैं थोड़ा देखता हूँ, अदरवाइज नहीं। अखबार कोई नहीं पढ़ता, जो झूठ है उसको सच बता रहे हैं, सच को ये झूठ बता रहे हैं। तो ये बदलाव आ गया, सबसे बड़ी बात है। और ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें आप सोचिए, मन मीडिया को सवाल करना चाहिए। सवाल किससे करना चाहिए? मुख्यमंत्री से करना चाहिए, प्रधानमंत्री से करना चाहिए,
कंसर्न मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से करना चाहिए, लेकिन हमारा मीडिया सवाल करता है अपोजिशन के लोगों से, अपोजिशन के लोगों और राहुल गांधी से सवाल करेगा। इंदिरा गांधी जी भी सेंसरशिप लगाकर मुतमईन थी, लेकिन 77 के नतीजे आए तो उनको उम्मीद नहीं थी। उनको भी लगा तो था कि शायद हाथ से निकल रहा है मामला, क्योंकि जो 77 में जो उनकी सभाएं होती थी, उस सभाओं का माहौल बदला हुआ था। लेकिन ये ऐसा नहीं लगा था कि इतनी बुरी तरह से खुद भी हार जाएंगी रायबरेली जैसे चुनाव क्षेत्र में। अच्छा, मैंने ऐसा माहौल नहीं था कि ऐसा उनको नहीं लग रहा था। माहौल तो अंदर खाने तो था ही भाई। आप सोचिए ना क्या क्या नारे गढ़े गए थे नसबंदी को लेकर के, वो क्या मैंने आपको दर्शकों याद होगा कि जो नारा दिया था मोदी जी ने पिछली बार कि अब की बार 360 पार, कितने पार बताया? 400 पार। और सीटें कितनी आई आपको अंदाजा है? वही उसी तरह की बात कर रहे हैं जयशंकर जी। वो सीधे ले जा रहे हैं 77 में। तो जब इंदिरा जी को लगता था कि जीत जाएंगे, लेकिन हाल क्या हुआ वो तो उसी तरह से आज भी है। देखिए, आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज देश पे एक निरंकुश सत्ता का राज है, लेकिन अपोजिशन भी उतना ही नाकारा, नपुंसक और नालायक है। बिल्कुल, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर मोदी जी की सत्ता बनी हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण विपक्ष भी है। क्योंकि आप देखिए, बिहार में आंदोलन हुआ, गुजरात में आंदोलन हुआ। एक समय आया कि गुजरात विधानसभा के विपक्ष के सारे लोग इस्तीफा दे दिए। बिहार में अधिकतर लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा दे दी। जिस दिन लोकसभा के 140-43 लोगों को निलंबन हुआ, इस्तीफा देना चाहिए था। लोकसभा की मियाद मुश्किल से 5 या 6 महीने रही है। बताइए, 5-6 महीने का त्याग आप नहीं कर सकते थे? ये कहते कि भाई, आप यही कह देते कि भैया रखो तुम अपनी लोकसभा अपने पास, सही है, हम जा रहे हैं बाहर, हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे तुमसे लड़ेंगे। ये कहने का साहस हमारा विपक्ष नहीं उठा पाया। बिल्कुल, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जो जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पे ना करके हमारा विपक्ष ऐसे ऐसे मुद्दे उछालेगा जिसपे खुद ही उलझ जाता है। तो ये मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता है, उनकी सरकार की सफलता है। आज हम कहने के लिए अमृत काल में जी रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना कि साहब, वो जब 75 साल पूरा हुआ भारतीय आजादी का, हालांकि काल शुरू हुआ, हालांकि इस बहाने वो मान लेते हैं कि 1947 में आजादी मिली। उनकी जो शिष्या हैं कंगना रनौत तो कहती हैं कि 2014 में ही देश को आजादी मिली है। लेकिन खैर, 75 साल पूरा हुआ तो उन्होंने कहा इसको अमृत पर्व मनाएंगे, और 2050 तक जो है हम इसको अमृत काल के रूप में मनाएंगे। अमृत काल रहेगा 2047 तक जो भी है, तो अमृत काल मनाएंगे। तो ये हम अभी अमृत काल में जी रहे हैं। उस अमृत काल में जिसमें हम खुल करके कुछ बोल नहीं सकते हैं, उस अमृत काल में जो हम अपने मन की पोशाक नहीं पहन सकते हैं, उस अमृत काल में जो अपने मन का हम खा नहीं सकते हैं, उस अमृत काल में जो हम अपने पसंद की चीजों को देख नहीं सकते हैं, हम किसी से प्यार मोहब्बत अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, वो भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करेंगे। सही है। तो ये ऐसा माहौल बना दिया गया है कि देखिए, आपातकाल तो नहीं है, आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन वो सारे काम आपातकाल वाले इस सत्ता के दौरान हो रहे हैं जो इमरजेंसी में इंदिरा जी के जमाने में होते थे। ये कहने में कोई संकोच नहीं। तो दर्शकों, आप सबके बीच थे वरिष्ठ पत्रकार श्री जयशंकर गुप्त जी, और उन्होंने जो कुछ बताया इमरजेंसी के बारे में, पुरानी स्मृतियां बताई, आज की परिस्थितियों को जिस तरह से बताया, वह बहुत रोचक था, बहुत महत्वपूर्ण था, और हम सबके समझने सोचने की जरूरत है। दरअसल आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, न केवल आपके अधिकार स्थगित किए जाते हैं, बल्कि आपकी जो स्वतंत्र चेतना है, आपकी स्वतंत्रता है, जिसको बड़ी मुश्किल से इस देश में आजादी के नायकों ने हासिल किया आपके लिए, वह आपसे छिन जाता है। अब यह कानून बना करके किया जाए, आपातकाल लागू किया जाए, या फिर चुपचाप खामोशी के साथ आपातकाल आपके घर में, आपके दरवाजे में, आपके भीतर घुस आए, दोनों बात बराबर है। फिर मिलते हैं, देखते रहिएगा द लेंस, सब्सक्राइब करिए, अपनी टिप्पणियां करिए और लगातार अपने सुझाव भी दीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार सर, नमस्कार दर्शकों।